तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हम रिवाइज कर रहे हैं इस टाइम। तो पिछली बार हमने रिसोर्स वाले चैप्टर का रिवाइज किया था, तो वो आपको अच्छे से समझ आया था। उसमें जो क्वेश्चंस थे इम्पोर्टेंट वगैरह, जो भी आपको लगा था कंफ्यूजन, वो क्लियर हुआ था। यस मैम। यस मैम। ओके, सो आज स्टूडेंट्स कम क्यों है? 2 ही स्टूडेंट्स है क्लास में। तो आज का जो टॉपिक है यानी रिवाइज जो हम करेंगे वो है एग्रीकल्चर वाले टॉपिक का, ठीक है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स कहते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, हर कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है, बट जिसमें आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है या आप गलती कर जाते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था। पिछले टाइम भी किसी स्टूडेंट ने कहा था कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग में कंफ्यूजन है। तो आज हम इसी चैप्टर का रिवाइज करेंगे, ठीक है? सो अगर हम पहले देखेंगे एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर वाला जो टर्म है आपने बहुत ही बार सुना होगा। व्हाट इज एग्रीकल्चर? शाबाश, बताओ। डे टू डे लाइफ में काफी सुना है। व्हाट इज एग्रीकल्चर? नारीन, जैनब? यस मैम। व्हाट इज एग्रीकल्चर? मैम ये एक प्राइमरी रिसोर्स है जिसे हम अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, ठीक है? इसमें रेयरिंग ऑफ एनिमल्स भी आएगा, ठीक है? या टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, फूड ग्रेन्स या हम उगाते हैं लाइक रॉ मटेरियल्स, वो भी एग्रीकल्चर में आएगा। तो एग्रीकल्चर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है खास करके इंडिया में? क्योंकि आपको पता ही है, अगर इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो मतलब लगभग बिलियंस में है, लेकिन उसमें से हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर से ही बढ़ती है। लाइक 2/3 ऑफ पॉपुलेशन, मानो 3/3 हिस्सा है, उसमें से 2 हिस्से जो है वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, ठीक है? एंड सेकेंड थिंग, एग्रीकल्चर वो प्राइमरी एक्टिविटी, ये प्राइमरी एक्टिविटी में ही मतलब इंक्लूड की जाती है। आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, सेक्टर्स पढ़ा है ना? प्राइमरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर पढ़ा है ना? सेकेंडरी यस मैम। सेक्टर। तो एग्रीकल्चर किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में। यहाँ से इकोनॉमी जो है उसका ग्रास रूट लेवल स्टार्ट हो जाता है, समझ आया? तो यहाँ से एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में इसलिए भी आता है क्योंकि फर्स्टली इसमें हम नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हैं, सबसे पहले जो लैंड है हमारा, ठीक है? तो ये प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। तो कोई भी कल्चरल प्रोडक्ट है, अगर आप टी की बात करें, कॉफी की बात करें, आप स्पाइसेस की बात करें, आप किसी रॉ मटेरियल की बात करें जैसे कि कॉटन, जैसे कि जूट, ठीक है? अब किसी भी टाइप की फार्मिंग की बात करें तो उससे जो वाबस्ता होते हैं वो है हमारा रिसोर्स। और सबसे पहले जो रिसोर्स है वो है लैंड, वाटर, सनलाइट, है ना? मेन चीजें। अब आते हैं इसमें कि हम इन मतलब टाइप्स ऑफ फार्मिंग को डिस्टिंग्विश कैसे करें। एग्रीकल्चर जितना ओल्ड है, जितना मतलब ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाती है, उतना ही ओल्ड इसके टाइप्स भी है। जैसे कि डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा कितनी ही सारी इन्वेंशंस होती है, ठीक है? लोग चाहते हैं कि डे टू डे लाइफ में हमारा जो काम है वो आसानी से हो, और एग्रीकल्चर में आपको पता है कि कितनी सारी मेहनत लगती है। पुराने जमाने में जो भी लेबर होता था या फार्मर होता था, किसान होता था, वो अपने मेंबर्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को भी इंक्लूड करता था, राइट? तो होता ये था कि मतलब इसमें जो लेबर होता था वो चीप होता था, चीप इन द सेंस वो घर के मेंबर्स ही इंक्लूड करता था, प्लस उसके जो वेपन्स होते थे,
ठीक है, उसके जो इक्विपमेंट्स होते थे जो वो कहाँ पे यूज करता था, अपने खेत वगैरह में यूज करता था, वो भी काफी सिंपल से होते थे, साधारण से होते थे। ठीक है, लेकिन डे टू डे लाइफ में अब आप देखते हो ट्रैक्टर्स आए हैं, ठीक है, या जो पेस्टिसाइड्स हम छिड़कते हैं उसके लिए अलग अलग मशीन्स आई है, तो एनवायरनमेंट भी चेंज होता आया है। तो हमें ये भी देखना है कि ये जो प्रैक्टिसेस है उसने किस तरह हमारे एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस किया, कब से कब तक। जैसे ये सबसिस्टेंस फार्मिंग थी, ठीक है, प्रिमिटिव पुराने जमाने के मतलब इसमें हम लोग वेज ढूंढते थे कि किस तरह जो प्रोड्यूस है वो हम टाइम पे प्रोड्यूस करें। और पहले क्या होता था, पहले हम थोड़ा बहुत ही प्रोड्यूस करते थे, हम मार्केटिंग भी करते थे, ऐसा नहीं है मार्केट पर्पस के लिए हम लोग जो प्रोड्यूस है वो नहीं उगाते थे, लाइक कोई भी क्रॉप है, राइस है, मार्केटिंग भी होती थी, लेकिन हम कोई टाइम तक, एक टाइम ड्यूरेशन होता है हर एक क्रॉप का, ठीक है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी वाइज हो गई है, अब आप फलों को ही देख लो, वक्त से पहले ही मार्केट में आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी से, है ना। हमने सबसिस्टेंस से कमर्शियल जो ये सफर तय किया है, इसमें किसका रोल है, टेक्नोलॉजी का रोल। समझ आया। तो पहला जो सबसे बड़ा टाइप है फार्मिंग का, यानी एग्रीकल्चर जब हम क्लासिफाई करते हैं, वो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये प्रिमिटिव आपने वर्ड ही देखा, प्रिमिटिव क्या का मतलब क्या है, एंशियंट, ठीक है, जो पुराने जमाने में यूज किया जाता था, एंशियंट। और यहाँ पे जो टूल्स होते थे, एक फार्मर जो टूल्स यूज करता था कहाँ पे, अपने खेतों में, वो वैसे होता था जैसे कुल्हाड़ी, फावड़ा, है ना, जो सिंपल सिंपल टूल्स होते हैं जहाँ पे इंसान को ही ज्यादा मेहनत करनी होती है। और ये जो मतलब इस टाइप की फार्मिंग पे सबसे ज्यादा रोल मॉनसून रेन रेन का भी होता था, यानी कि अगर मॉनसून में अगर जो रेन है वो लगभग लगभग इन्फ्लेशन हुआ, हमने पढ़ा है नाइन्थ में कि 100 सेंटीमीटर्स बारिश होती है, ठीक है। अगर उससे ज्यादा हुई तो क्रॉप खराब हो सकता है, अगर उससे कम भी हुई तो भी क्रॉप खराब हो सकता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे प्रिडिक्शन करनी पड़ती थी कि रेन मतलब अच्छी तादाद में होगी या नहीं होगी, हमारा क्रॉप खराब तो नहीं होगा, इस तरह का डर होता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी है, मतलब पहले ही मौसम का हाल पता चल जाता है, तो उसी हिसाब से जो फार्मर्स वगैरह है वो अपने प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। उसके बाद ये जो सॉइल फर्टिलिटी है, ठीक है, जो हमारे एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सॉइल का फर्टिलिटी चेक, कि ये सॉइल कितनी फर्टिलिटी है। आपने मतलब प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें एक चीज होता है, वो फार्मर कम बिजनेसमैन ज्यादा लगता है। वो कैसे, क्योंकि वहां पे उनके पास लैब्स होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जमीन के जो सॉइल सैंपल्स होते हैं ना उसको चेक करते हैं, क्या करते हैं, चेक देखते हैं कि इसमें फर्टिलिटी कितनी है, इसमें न्यूट्रिएंट कितने हैं, ठीक है। जो हम दवा यूज कर रहे हैं क्या उससे मेरा फायदा हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स खत्म तो नहीं हो रहे। लेकिन इंडिया में अभी तक उतनी एडवांसमेंट नहीं है, ठीक है। तो सॉइल फर्टिलिटी चेक होना बहुत जरूरी है। मतलब जो फार्मर है वो देखता है कि कितना मेरा जो क्रॉप है वो प्रोड्यूस हो रहा है हर साल, उसी हिसाब से वो अपनी सॉइल को फर्टाइल बनाने की कोशिश करता है, उसमें खाद वगैरह मिलाता है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, पहले जो मतलब ये जो मैं प्रिमिटिव फार्मिंग आपको कह रही हूँ ये कुछ ही साल पुराना है, लेकिन उससे भी पहले जब अर्ली मैन वगैरह या जो ट्राइबल्स वगैरह थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग फर्टिलिटी चेक ऐसे नहीं करते थे, वो लोग पहले प्रोड्यूस नहीं देखते थे कि मुझे कितना निकला उस हिसाब से ये सॉइल इतनी फर्टाइल है, नहीं, वो नेचुरली सॉइल को रिवाइव होने देते थे। वो कैसे होने देते थे, मैंने आपको पढ़ाया है झूम कल्टीवेशन, याद होगा आपको। तो अलग अलग ट्राइबल्स जो है जैसे मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, आसाम, यहाँ आपने पता है कि आपको यहाँ पे कितने ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है, ठीक है, सांथल्स रहते हैं, है ना, या बिरसाज रहते हैं, अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज, इनका एक अपना वे था कल्टीवेशन का। वो अपना वे कैसे था, ये लोग नेचुरली जमीन को तैयार होने का टाइम देते थे। मतलब जैसे इस साल ये लोग एक जमीन पे एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है, कल्टीवेट करते थे, दूसरे
दूसरे साल ये इसी जमीन पे कल्टिवेट नहीं करेंगे, ये हार्वेस्ट करेंगे अपना क्रॉप, उसके बाद शिफ्ट करेंगे। क्या करते थे? शिफ्ट, जिसको ये लोग शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, मैक्सिको, अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, वहां पे भी काफी प्रोमिनेंट तरीका था, या सेंट्रल अफ्रीका में भी, या इंडोनेशिया में भी, वियतनाम में, ठीक है, जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, जो भी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है, लगभग वो सारे ये जो वे है कल्टिवेशन का, ये यूज करते थे। तो क्या करते थे ये लोग? हर साल अलग अलग जगह ये लोग चूज करते थे कल्टिवेशन के लिए। एंड फिर जिस जमीन पे इन्होंने 4 साल पहले कल्टिवेशन की होती थी, 4 साल के बाद फिर से उस जमीन पे ये लोग कल्टिवेट करना स्टार्ट करते थे। तब तक ये जो जमीन होती थी, जो सॉइल होती थी, वो नेचुरली रिवाइव होती थी। समझ आया? तो इस तरह। एंड सेकेंड थिंग, ये लोग क्या करते हैं, जबकि आपको पता है ट्राइबल ज्यादा फॉरेस्ट में होते हैं, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि फॉरेस्ट में कल्टिवेशन कैसे पॉसिबल है, वहां तो सनलाइट होगी ही नहीं, है ना, क्योंकि फॉरेस्ट के साथ ही जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन्होंने जमीन को कवर किया होता था। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो जमीन होती थी ना वहां पे कल्टिवेट करते थे, लेकिन जो पेड़ होते थे उस जमीन के, हाफ से ज्यादा पेड़ काटते थे, जड़ से नहीं, हाफ से ज्यादा, ठीक है, ऊपर का हिस्सा, ताकि सनलाइट बराबर इस फील्ड पे पहुंच जाए, इस कल्टिवेशन लैंड पे पहुंच जाए। उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन होता था, किसका रिमेनिंग पोर्शन, यानी जो हमने काटा, मानो मैंने एक पेड़ काटा, अब जो रिमेनिंग पोर्शन मेरा रहा जो काट के है, उसको हम जलाते थे। क्या करते थे? जलाते थे। जलाने के बाद वो जो ऐश होता था, वो जो राख होती थी, उस को इसी फील्ड में मिक्सअप करते थे। आपने देखा होगा यहाँ पे भी बहुत सारे फील्ड में क्या सिस्टम करा, सूरज ना आसान तुम मिक्स करा सॉइल में, देखा है ना? उससे कल्टीवेशन जो है वो बहुत अच्छी होती है, उससे जो हमारा जो सॉइल होता है उसमें फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, समझ आया जूम कल्टीवेशन क्या था? एंड उसके बाद अब प्रिमिटिव से आगे जब हमने एडवांसमेंट देखी, यानी कि हम पे अब प्रेशर आ गया। प्रेशर का मतलब क्या है? प्रेशर का मतलब जो ये फार्मर होता था पहले, ये जो प्रोड्यूस निकालता था ये सिर्फ अपने फैमिली के लिए, मतलब मैं कैसे जान वरियस होता है, मैं तो मुल्चू खर्च, ठीक है, तो मैं उतना निकालूंगी प्रोड्यूस। लेकिन अब लैंड पे प्रेशर होता गया, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि जहां पे पॉपुलेशन हाई होने लगी, ठीक है, एरियाज में पॉपुलेशन हाई होने लगी, और ये जो फार्मर है इसको इनपुट देना है, लाइक इसको दवा भी छिड़कनी है, ठीक है। पहले तो ये सॉइल वगैरह में ऐश वगैरह मिक्सअप करता था, लेकिन अब ये बायोकेमिकल्स, मतलब ये जो पेस्टिसाइड्स वगैरह है वो इनपुट दे रहा है, और ये वो उम्मीद रखता है हायर प्रोडक्शन की, यानी प्रोडक्शन इसको अच्छी चाहिए, इसका मतलब इसके इनपुट्स भी वैसे होने चाहिए। समझ आया? पहले क्या होता था, हाथ से ही करता था ना काम, फावड़ा लेता था, कुल्हाड़ी लेता था, ठीक है, सिंपल सिंपल टूल्स लेता था, और प्रोडक्शन भी इसकी नॉर्मल होती थी सिर्फ अपने यूज के लिए। लेकिन उसके बाद इसने इनपुट देना स्टार्ट कर दिया, मतलब जिसमें मैंने बोला पेस्टिसाइड्स आएंगे, ठीक है, जो दवाई वगैरह ये कुलन से छिड़का, तो प्रोडक्शन भी हाई ही होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, जो लैंड है, ठीक है, हम जनरेशन से ये टिल्ट करते आए हैं। आपने देखा है कि कोई ऐसा फार्मर है जो मतलब एक साल में इधर उगाएगा, दूसरे साल में दूसरी जगह उगाएगा? ये पहले होता था, ट्राइबल से लोग करते थे अर्ली मैन के टाइम पे, ठीक है। लेकिन अब हमने ये मतलब हम ये जानते हैं कि ये लैंड मेरा है, मुझे हर साल इसी में कल्टिवेट करना है, ठीक है। तो ये जो साइज है इस लैंड का, तो साइज के हिसाब से अगर लैंड छोटा है, ठीक है, इसमें जो आउटपुट निकलेगा वो लिमिटेड निकलेगा, है ना, लिमिटेड निकलेगा ना। तो हम क्या करते हैं, हर साल हर एक अलग अलग कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप पैटर्निंग जिससे हम कहते हैं, यानी कि एक ही फील्ड में अलग अलग क्रॉप को उगाना। समझ आया? मतलब आधे से ज्यादा लैंड में जैसे माइल्स उगाएंगे, आधे से ज्यादा लैंड में जूट उगाएंगे। समझ आया? तो ऐसे ही क्रॉप पैटर्निंग होती है, किसमें? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। उसके बाद ये जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, ठीक है, अब ये उतना प्रोड्यूस करता था जितना हमने थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट किया था, लाइक मतलब नॉर्मल से थोड़ा बहुत ज्यादा। लेकिन
अब हमने फार्मिंग को फिर से शिफ्ट किया, कहाँ पे? कमर्शियल फार्मिंग में, जहां पे हम टन्स मतलब उगाते हैं, मतलब इतना सारा, जहां पे हम लोग सरप्लस गुड्स जो होते हैं, जैसे कि गाटरशु तोमुला समझना, आपने देखा होगा कि ये हमेशा, ये जो प्रोड्यूस है ये हमेशा अवेलेबल रहता है, क्योंकि हमें इतने सारे लोगों तक क्रॉप्स को पहुंचाना होता है। तो ये वो फार्मिंग है जहां पे हम लोग पूरे स्टेट में, पूरे स्टेट का प्रेशर होता है, ठीक है, उस फार्मर पर। और उसकी जो ये जमीन होती है, ये सिर्फ 1-2 एकड़ नहीं होती है, ये हजारों एकड़ की जमीन होती है, ठीक है। इसमें जो मतलब पैटर्निंग होती है, क्रॉप पैटर्निंग होती है, वो सेम रहती है, ठीक है। लेकिन इसमें ये हो जाता है कि इसमें सिर्फ एक ही फार्मर इन्वॉल्व नहीं होता है, हजारों फार्मर्स इन्वॉल्व होते हैं। और सेकेंड थिंग, इसमें जो टेक्नोलॉजी होती है वो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी यूज होती है, जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह, ठीक है, या मतलब हाई यील्ड क्रॉप्स, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स, जो सीड्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं वो हाइब्रिड क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, वो भी हायर मतलब जो हायर लेवल का यूज होता है, एंड प्रोडक्टिविटी उससे अच्छी आ जाती है, ठीक है। जैसे कि राइस है, ये कमर्शियल फार्मिंग में आएगा, हरियाणा पंजाब से राइस आता है, ठीक है, पूरे कंट्री में इसकी मतलब प्लांटेशन होती है। या असम में आप देखो टी, कॉफी वगैरह, शुगर केन, नॉर्थ बंगाल में, ठीक है। इसकी जो ये फार्मिंग है ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए होती है, और इसमें 1000 एकड़ लैंड होता है। अब देखो क्रॉपिंग पैटर्न की मैंने यहाँ पे बात की, तो उसमें भी ऐसा नहीं है क्रॉपिंग पैटर्न में आप कोई भी क्रॉप उगाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि ये टाइम कौन सा चल रहा है, ठीक है, इस टाइम पे कौन सा क्रॉप मतलब उगेगा, ठीक है, मुझे रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक। तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे वीट है, वीट उगेगा, हम लोग उसको कब उगाते हैं? विंटर्स में, लाइक फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है, और वो तैयार होती है अप्रैल से जून तक, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं वीट को उगाऊंगी जुलाई में और ये एक्सपेक्ट करूंगी कि अक्टूबर में इसके हार्वेस्ट करूं, नहीं, ऐसा नहीं है। क्रॉपिंग पैटर्न में सबसे ज्यादा जो चीज है वो टाइम ड्यूरेशन का रहता है, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न जो है, इसमें हमने जो क्रॉप्स है वो मेजर क्लासिफिकेशन कैसे की है? 3 क्रॉप्स में। पहला है रैबी, खारिफ और ज़ईद क्रॉप्स, और ये सीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। मैंने पिछली बार जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको दिखाया था वो टेबल, है ना, याद है ना? वो टेबल नोट डाउन भी किया था आप सबने। मैंने उसमें दिखाया था आपको रैबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स एंड ज़ईद क्रॉप्स, किस सीजन में कौन सा क्रॉप और कहाँ कहाँ उगता है। जैसे कि रैबी क्रॉप है, ये कब स्टार्ट होता है? ये अक्टूबर से दिसंबर तक स्टार्ट होता है सो करना, यानी कि जब हम सीड्स को उगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हार्वेस्ट का टाइम होता है अप्रैल टू जून। क्या होता है? अप्रैल टू जून, ठीक है। इसमें कौन कौन सा क्रॉप आएगा? वीट, जैसे बार्ली है, ग्राम है, मस्टर्ड है। एंड कौन सी स्टेट्स जो इन सारे क्रॉप्स में जो है वो कमर्शियल डीलिंग करके? उत्तराखंड है, यूपी है, हरियाणा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब है बात जैसे खारिफ क्रॉप की। तो खारिफ क्रॉप जब मॉनसून अपनी कगार पे होता है, कगार पे मीन जब मिड मॉनसून होता है, ठीक है। तो मिड मॉनसून कब होता है? शाबाश, पता होगा आपको, जब पूरा मॉनसून यहाँ पे क्रिएट होता है पूरे इंडिया में। शाबाश, बताइए। आप कुछ बोल रहे हो नारी, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। खारिफ क्रॉप्स कब स्टार्ट होते हैं सो करना? शाबाश।
जून जुलाई। खरीफ क्रॉप्स अर्ली जून, मई टू अर्ली जून, ये याद रखना, मई टू अर्ली जून किया जाता है, यानी उगाया जाता है। आप ऐसे याद रख सकते हो, मैंने आपको पिछली बार भी ट्रिक समझाई थी। देखो, अक्टूबर टू दिसंबर रैबी क्रॉप जो है वो सो किए जाते हैं, और अप्रैल टू जून उनको हार्वेस्ट किया जाता है। तभी अप्रैल टू जून क्या सो किया जाता है, खरीफ क्रॉप्स। समझ आया? और उन्हें हार्वेस्ट कब किया जाता है, सितंबर टू अक्टूबर। समझ आया? सितंबर टू यस मैम। अक्टूबर। एंड फिर से अक्टूबर टू दिसंबर क्या सो किया जाता है, खरीफ, ये सॉरी रैबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स जैसे कि मैंने बोला, मई टू अर्ली जून ये सो किया जाता है, ठीक है। एंड हार्वेस्ट कब किया जाता है, सितंबर टू अक्टूबर। एंड मेन क्रॉप्स है, कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जैसे पैडी, जवार, मूंग, कॉटन, जूट, ठीक है, सोयाबीन, ग्राउंड नट। एंड जो कमर्शियल डीलिंग करते हैं, जो स्टेट्स इसके साथ ज्यादा वाबस्ता है, जैसे वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना है, या तमिलनाडु, केरला है। समझ आया? अब ये बचते हैं ज़ईद क्रॉप्स, है ना। तो जो एक शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है, यानी रैबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के बीच में जो शॉर्ट सीजन रहता है, समर मंथ्स, यानी वो आग बिगोला वाला समर जो रहता है, ठीक है, अगस्त वाला। तो वो अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, ये जो 3 महीने रहते हैं, इसमें हम ज़ईद क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे कि क्यूकम्बर है, वाटरमेलन है, ठीक है, या फुडर है, जो जानवर ना आसानी खतर फल वल वगैरह चीज उगावा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग ये ड्यूरेशन याद रख सकते हो। मैं फिर से बोलूंगी, रैबी क्रॉप कब सो किया जाता है, अक्टूबर टू दिसंबर। और हार्वेस्ट कब करते हैं हम लोग, शाबाश, अप्रैल टू जून। और खरीफ क्रॉप कब उगाते हैं, मानो मई टू जून। आप ये जून याद रख लो, ठीक है। जब वो हार्वेस्ट करते रैबी क्रॉप, हम खरीफ क्रॉप सो करते। एंड ज़ईद क्रॉप कब हम सो करते हैं, ज़ईद क्रॉप हम सो करते हैं जब रैबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच के जो सीजन में कुछ मंथ्स रहते हैं, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। सो आपको ये समझ आया, ये जो मैंने अभी पढ़ाया? यस मैम। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। सबको अच्छे से समझ आया? यस मैम। अरीबा, जरा आप बोलो मुझे, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? शाबाश अरीबा। 1 सेकेंड मैम, 1 मिनट। बताइए। ये जिसमें हम ज्यादा लैंड यूज करते हैं कल्टीवेट करने के लिए कुछ, फॉर एग्जांपल अगर ये हमें चावल को ये बोना होता है, हम उसके लिए लार्ज लैंड्स लेते हैं, शाबाश। उसी को बोलते और हैं। कुछ, और कुछ इनपुट्स क्या देते हैं हम, क्या क्या देना पड़ता है फार्मर को अपने लैंड को? इनपुट जो मैंने आपको समझाया, जैसे कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं ना, कीबोर्ड के जरिए, माउस के जरिए, फिर आउटपुट जो है वो हमारे डेस्कटॉप पे होता है। तो लैंड में भी हमें कुछ इनपुट्स देने पड़ते हैं, तभी जाके प्रोडक्शन निकल आती है ना। तो इनपुट्स क्या रहते हैं? जैनब आप बताओ, क्या इनपुट्स रहते हैं? हाई डोजेस बायोकेमिकल्स के, केमिकल्स के।
हाँ हाई डोज केमिकल्स के, सीड्स के, ठीक है, एंड जो बाकी के वेपन्स वगैरह यूज होते हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह यूज होते हैं। जहरा आप मुझे बताओ व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, रोल नंबर 24। हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम उस कल्टीवेशन को कहते हैं जिसमें एक साल में हम किसी लैंड पे कुछ कल्टीवेट करते हैं, तो नेक्स्ट ईयर जो है हम उस पे कल्टीवेट नहीं करते, हम दूसरे लैंड पे कल्टीवेट करते हैं ताकि जो पहला लैंड है उसको न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश करने का मौका मिले, उसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। ओके गुड। सो अब अच्छे से समझ आया आप सबको ये? यस मैम। ओके। यस मैम। पिछली बार किसी स्टूडेंट ने बोला था कि हिस्ट्री में बहुत कंफ्यूजन है चैप्टर फर्स्ट में, तो वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन कल होगा, ठीक है? ओके मैम। ओके, सो क्लास हो गई है, आप लोग लीव कीजिए, आपकी अटेंडेंस हो गई। टिल देन अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।